स्वागत है आपका आज के एपिसोड में। चलिए शुरुआत करते हैं पिछले अभ्यास प्रश्न से। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. प्रस्तावना में निहित स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के आदर्श रूसी क्रांति से प्रेरित हैं। 2. के.एम. मुंशी ने प्रस्तावना को हमारे संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य की कुंडली बताया। 3. न्याय का आदर्श सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक फ्रांसीसी क्रांति से लिया गया है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा सही है? ए केवल 1 और 2, बी केवल 2, सी केवल 3, डी 1, 2 और 3। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी केवल 2। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के आदर्श फ्रांसीसी क्रांति से प्रेरित है, अतः कथन 1 सही नहीं है। संविधान सभा की प्रारूप समिति के सदस्य के.एम. मुंशी ने प्रस्तावना को हमारे संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य की कुंडली के रूप में वर्णित किया, अतः कथन 2 सही है। न्याय का आदर्श सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक रूसी क्रांति से लिया गया, अतः कथन 3 सही नहीं है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के एपिसोड की पहले प्रश्न से। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. यह संयुक्त राष्ट्र की एकमात्र संस्था है जिसके निर्णय संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अध्याय 7 के अंतर्गत सदस्य देशों पर विधिक रूप से बाध्यकारी होते हैं। 2. सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता स्थायी सदस्यों के बीच वर्णानुक्रम में मासिक रूप से बदलती रहती है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन सी सही है? यह सही है। ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए केवल 1। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद एकमात्र संयुक्त राष्ट्र निकाय है जिसके निर्णय संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अध्याय 7 के तहत सदस्य देशों पर विधिक रूप से बाध्यकारी है, अतः कथन 1 सही है। इसका अर्थ यह है कि जब सुरक्षा परिषद अध्याय 7 के अंतर्गत कोई कार्रवाई करती है, जैसे प्रतिबंध लगाना या बल प्रयोग को अधिकृत करना, तो सदस्य राष्ट्र उन निर्णयों का अनुपालन करने के लिए बाध्य होते हैं। सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता केवल स्थायी सदस्यों के बीच नहीं घूमती, बल्कि सभी 15 सदस्यों स्थायी और अस्थायी के बीच अंग्रेजी वर्णानुक्रम के अनुसार हर महीने बदलती है। यह प्रावधिक प्रक्रिया नियम 18 में उल्लेखित है, अतः कथन 2 सही नहीं है। अगला प्रश्न है, ब्रिक्स आकस्मिक आरक्षित व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. इसका उद्देश्य भुगतान संतुलन संकट के दौरान ब्रिक्स सदस्य देशों को अल्पकालिक तरलता सहायता प्रदान करना है। 2. यह अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से स्वतंत्र रूप से कार्य करता है और किसी भी सहायता के लिए IMF से जुड़ाव की आवश्यकता नहीं होती। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए केवल 1। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। ब्रिक्स आकस्मिक आरक्षित व्यवस्था का उद्देश्य भुगतान संतुलन संकट की स्थिति में सदस्य देशों को मुद्रा अदला बदली के माध्यम से अल्पकालिक तरलता सहायता प्रदान करना है, जिससे उनकी वित्तीय स्थिरता को मजबूत किया जा सके, अतः कथन 1 सही है। यद्यपि CRA एक क्षेत्रीय वित्तीय व्यवस्था के रूप में IMF से औपचारिक रूप से स्वतंत्र है और इसका स्वचालित रूप से IMF से कोई लिंक नहीं है, फिर भी यह पूरी तरह से स्वतंत्र रूप से कार्य नहीं करता। व्यवहार में CRA की सहायता को IMF समर्थित कार्यक्रमों से प्रभावित किया जा सकता है और कुछ RFA ने तो अपने संसाधनों तक पहुंच को IMF कार्यक्रम से जोड़ भी रखा है, अतः कथन 2 सही नहीं है। अगला प्रश्न है, भारत में सकल घरेलू उत्पाद की गणना की पद्धति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. GDP गणना के लिए आधार वर्ष को समय समय पर संशोधित किया जाता है ताकि उपभोग पैटर्न में बदलाव जैसे संरचनात्मक आर्थिक परिवर्तनों को दर्शाया जा सके। 2. भारत में GDP के अनुमान के लिए सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय उत्तरदायी है। 3. भारत में प्रयुक्त GDP डिफ्लेटर सीधे उपभोक्ता मूल्य सूचकांक से प्राप्त किया जाता है ताकि मुद्रास्फीति मापन में एकरूपता सुनिश्चित की जा सके। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा सही है? ए केवल 1 और 2, बी केवल 2 और 3, सी केवल 1 और 3, डी 1, 2 और 3। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए केवल 1 और 2। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। GDP गणना के लिए आधार वर्ष को नियमित रूप से संशोधित किया जाता है ताकि अर्थव्यवस्था में हुए संरचनात्मक परिवर्तनों जैसे उपभोग पैटर्न या विभिन्न क्षेत्रों की सापेक्षिक महत्ता को सही रूप में दर्शाया जा सके, अतः कथन 1 सही है। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय भारत में GDP अनुमान के लिए उत्तरदायी है और वर्ष 2011-12 से 2022-23 तक GDP गणना के लिए आधार वर्ष को संशोधित करने की योजना बना रहा है, अतः कथन 2 सही है। भारत में GDP डिफ्लेटर सीधे उपभोक्ता मूल्य सूचकांक से प्राप्त नहीं होता है, अतः कथन 3 सही नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित देशों पर विचार करें। 1. कोट डी आइवर,
2 बुर्किना फासो, 3 टोगो, 4 नाइजीरिया, 5 माली। उपर्युक्त देशों में से कितने देश घाना के साथ स्थलीय सीमा साझा करते हैं? ए केवल 2, बी केवल 3, सी केवल 4, डी सभी 5। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी केवल 3। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। घाना राजधानी अक्करा एक पश्चिमी अफ्रीकी देश है जिसकी सीमा पश्चिम में कोट डी आइवर, उत्तर में बुर्किना फासो, पूर्व में टोगो और दक्षिण में गिनी की खाड़ी और अटलांटिक महासागर से लगती है। घाना सहारा के दक्षिण में वर्ष 1957 में स्वतंत्रता प्राप्त करने वाला पहला अश्वेत अफ्रीकी देश था जिसका नाम मध्ययुगीन घाना साम्राज्य के नाम पर रखा गया था। यह अपने अपार स्वर्ण भंडार के लिए जाना जाता है, इसी कारण इसे पहले गोल्ड कोस्ट कहा जाता था। कोको जिसे 19वीं शताब्दी में यहाँ लाया गया था, आज भी इसका एक मुख्य निर्यात उत्पाद बना हुआ है। 1990 के दशक से घाना में राजनीतिक स्थिरता और आर्थिक सुधार देखने को मिला है और अब इसे अफ्रीका में लोकतांत्रिक शासन और सुधार के लिए एक आदर्श के रूप में उद्धृत किया जाता है, अतः विकल्प बी सही है। अगला प्रश्न है, होर्मुज जलडमरूमध्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. यह फारस की खाड़ी को अदन की खाड़ी और अरब सागर से जोड़ता है। 2. इसके उत्तर में ईरान और दक्षिण में ओमान स्थित है। 3. संयुक्त राष्ट्र समुद्र कानून कन्वेंशन अंतर्राष्ट्रीय जलडमरूमध्यों जैसे होर्मुज से पारगमन की गारंटी देता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा सही है? ए केवल 1 और 2, बी केवल 2 और 3, सी केवल 1 और 3, डी 1, 2 और 3। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी केवल 2 और 3। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। होर्मुज जलडमरूमध्य फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी और अरब सागर से जोड़ता है, अतः कथन 1 सही नहीं है। होर्मुज जलडमरूमध्य के उत्तरी तट की सीमा ईरान से लगती है जबकि दक्षिणी तट की सीमा ओमान विशेष रूप से उसके मुसंदम एक्सक्लेव से लगती है, अतः कथन 2 सही है। संयुक्त राष्ट्र समुद्र कानून कन्वेंशन अंतर्राष्ट्रीय नेविगेशन के लिए उपयोग किए जाने वाले जलडमरूमध्य जैसे होर्मुज जलडमरूमध्य के माध्यम से पारगमन मार्ग प्रदान करता है, अतः कथन 3 सही है। यह प्रावधान ऊर्जा सुरक्षा के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि होर्मुज तेल और गैस निर्यात का एक प्रमुख मार्ग है। अगला प्रश्न है, यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. यह भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम 2007 के तहत भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विनियमित किया जाता है। 2. यह 5,000 रुपये से अधिक के सभी लेन देन के लिए उधार आधारित बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण को अनिवार्य बनाता है। 3. यूपीआई लेन देन तात्कालिक भुगतान सेवा अवसंरचना का उपयोग करके रियल टाइम में निपटाए जाते हैं। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है? यह सही है। ए केवल 1 और 2, बी केवल 2 और 3, सी केवल 1 और 3, डी 1, 2 और 3। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी केवल 1 और 3। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस या यूपीआई को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विनियमित किया जाता है और नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा संचालित किया जाता है। यूपीआई का कानूनी आधार भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम 2007 में निहित है, जो आरबीआई को भारत में भुगतान प्रणालियों को विनियमित करने और उसकी निगरानी करने का अधिकार देता है, अतः कथन 1 सही है। यूपीआई को 5,000 रुपये से अधिक के लेन देन के लिए आधार आधारित बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण की आवश्यकता नहीं है, अतः कथन 2 सही नहीं है। यूपीआई लेन देन तात्कालिक भुगतान सेवा बुनियादी ढांचे का उपयोग करके वास्तविक समय में निपटाए जाते हैं, जो 24/7 बैंक खातों के बीच तत्काल धन हस्तांतरण को सक्षम बनाता है, अतः कथन 3 सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. संविधान का अनुच्छेद 324 निर्वाचन आयोग को चुनाव कराने का अधिकार प्रदान करता है तथा अनुच्छेद 326 निर्देश देता है कि मताधिकार वयस्क भारतीय नागरिकों तक सीमित होगा। 2. भारत में मतदान का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 19 के तहत एक मौलिक अधिकार है। 3. मतदाता सूची संशोधन का समर्थन करने वाले कानूनी ढांचे में जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 और मतदाता पंजीकरण नियम 1960 शामिल है। उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं? ए केवल 1, बी केवल 2, सी केवल 3, डी कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी केवल 2। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। संविधान का अनुच्छेद 324 भारत के निर्वाचन आयोग को संसद, राज्य विधानसभाओं और राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के कार्यालयों के चुनावों की पूरी प्रक्रिया की निगरानी, निर्देशन और नियंत्रण करने का अधिकार प्रदान करता है। अनुच्छेद 326 में प्रावधान है कि लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं के चुनाव वयस्क मताधिकार पर आधारित होंगे, जिसका अर्थ है कि 18 वर्ष और उससे अधिक आयु के प्रत्येक भारतीय नागरिक को अयोग्यता के अधीन मतदान का अधिकार प्राप्त है, अतः कथन 1 सही है। संविधान के अनुच्छेद 19 या भाग 3 के किसी अन्य भाग के तहत मतदान का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है, अतः कथन 2 सही नहीं है। मतदाता सूचियों को अद्यतन करने का कार्य मतदाता पंजीकरण नियम 1960 और जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 द्वारा समर्थित है, अतः कथन 3 सही है। अगला प्रश्न है, माइक्रोप्लास्टिक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें।
एक, ये 5 मिलीमीटर से छोटे आकार के प्लास्टिक कण होते हैं जो या तो जानबूझकर किए गए उत्पादन से या बड़ी प्लास्टिक वस्तुओं के विघटन से उत्पन्न होते हैं। 2, इन्हें विभिन्न मानव जैविक प्रणालियों में पाया गया है और ये पुरुषों व महिलाओं दोनों में प्रजनन स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से संबंध है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा सही है? ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी न तो एक और न ही दो। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, एक और दो दोनों। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। माइक्रोप्लास्टिक। माइक्रोप्लास्टिक 5 मिलीमीटर से छोटे प्लास्टिक कण होते हैं जो या तो जानबूझकर या बड़े प्लास्टिक के विघटन के माध्यम से बनते हैं, अतः कथन एक सही है। प्राथमिक माइक्रोप्लास्टिक में सौंदर्य प्रसाधनों में पाए जाने वाले माइक्रोबीड्स तथा कपड़ों के रेशे शामिल हैं। द्वितीयक माइक्रोप्लास्टिक सूर्य के प्रकाश और समुद्री लहरों के कारण प्लास्टिक अपशिष्ट के विघटन से उत्पन्न होते हैं। माइक्रोप्लास्टिक को विभिन्न मानव जैविक प्रणालियों में पाया गया है और ये पुरुषों तथा महिलाओं दोनों में प्रजनन स्वास्थ्य समस्याओं से संबद्ध है, अतः कथन 2 सही है। पुरुषों में ये शुक्राणुओं की कम संख्या, गतिशीलता, असामान्य अकारिकी और हार्मोनल असंतुलन से जुड़े हैं। महिलाओं में ये अंडे की खराब गुणवत्ता, मासिक धर्म संबंधी समस्याएं, गर्भपात का खतरा, पॉलिसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम और एंडोमेट्रियोसिस से संबद्ध है। अगला प्रश्न है, केमिकल वेपन्स कन्वेंशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1, यह एक बहुपक्षीय संधि है जो रासायनिक हथियारों पर प्रतिबंध लगाती है तथा निर्धारित समय के भीतर उन्हें नष्ट करने की आवश्यकता को रेखांकित करती है। 2, यह अभिसमय वर्ष 1997 में लागू हुआ और इसके कार्यान्वयन की देखरेख रासायनिक हथियार निषेध संगठन द्वारा की जाती है। 3, भारत CWC का मूल हस्ताक्षर करता है तथा इसे नेशनल अथॉरिटी केमिकल वेपन्स कन्वेंशन के माध्यम से क्रियान्वित करता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा सही है? ए केवल 1 और 2, बी केवल 2 और 3, सी केवल 1 और 3, डी 1, 2 और 3। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी 1, 2 और 3। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। केमिकल वेपन्स कन्वेंशन या CWC यह एक बहुपक्षीय संधि है जो रासायनिक हथियारों पर प्रतिबंध लगाती है और निर्धारित समय के भीतर उन्हें नष्ट करने की आवश्यकता को रेखांकित करती है, अतः कथन 1 सही है। यह अभिसमय वर्ष 1997 में लागू हुआ और इसके कार्यान्वयन की देखरेख 193 सदस्य देशों के साथ रासायनिक हथियार निषेध संगठन द्वारा की जाती है, अतः कथन 2 सही है। OPCW को रासायनिक हथियारों को समाप्त करने के वैश्विक प्रयासों हेतु वर्ष 2013 में नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। भारत CWC का एक मूल हस्ताक्षर करता है और इसे रासायनिक हथियार कन्वेंशन अधिनियम 2000 के तहत स्थापित नेशनल अथॉरिटी केमिकल वेपन्स कन्वेंशन के माध्यम से लागू करता है, अतः कथन 3 सही है। अगला प्रश्न है, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने वर्ष 1922 में कौन सी बंगाली पत्रिका शुरू की? ए, आनंद बाजार पत्रिका, सी, बंगवाड़ी, सी, खेल, डी, प्रबुद्ध भारत। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, बंगवाड़ी। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जन्म 6 जुलाई 1901 को कलकत्ता के एक प्रतिष्ठित बंगाली परिवार में हुआ था। उन्होंने प्रगतिशील सुधार लागू किए तथा एशियाटिक सोसाइटी ऑफ कलकत्ता, भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु और अंतर विश्वविद्यालय बोर्ड जैसी शैक्षिक संस्थाओं में सक्रिय योगदान दिया। उन्होंने वर्ष 1922 में बंगाली पत्रिका बंगवाड़ी और 1940 के दशक में द नेशनलिस्ट की शुरुआत की, अतः विकल्प बी सही है। इसी के साथ अंत में देख लेते हैं आज के अभ्यास प्रश्न को। उषा किरण योजना का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? ए, लड़कियों और बच्चों की शिक्षा के लिए सब्सिडी, बी, घरेलू हिंसा का सामना करने वाली महिलाओं और बच्चों को सुरक्षा तथा कानूनी सहायता प्रदान करना, सी, ग्रामीण महिलाओं में उद्यमशीलता को बढ़ावा देना, डी, शहरी क्षेत्रों में महिलाओं को स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध कराना। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दें।